हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी पिछले 1-2 महीने में, कल जाके, क्योंकि संजीत जी की भी तबीयत खराब थी और मेरा मन खराब था, तो क्लास हो ही नहीं पाई। उसके लिए आप सभी से माफ़ी, सोचा रात ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो ठीक सा नहीं हो रहा था चीज़ें, तो नहीं ले पाए। तो अब स्टार्ट करते, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब की पूरे वर्ल्ड में अगर आज की कोई सबसे ज्यादा ताजा, मतलब ताजे का मतलब है जो सबसे ज्यादा चर्चित खबर हो, तो वो ये है कि जो कभी कट्टर दुश्मन थे इजराइल और अरब देश, मतलब जिनकी जन्मजात दुश्मनी थी, वो कहते हैं ना कि जन्मजात दुश्मनी, तो इनकी कुछ जन्मजात दुश्मनी थी इजराइल और आप कुछ अरब देश कह सकते हो, इन अरब देशों की। परंतु अभी क्या हो रहा है कि इन्हीं अरब देशों में से एक एक करके, इन्हीं अरब देशों में से एक एक करके साथी मेरे इजराइल के साथ शांति समझौता करते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में शांति रहनी चाहिए। इस समझौते के जो गवाह बने हैं या इस समझौते के जो मध्यस्थ बने हैं, कहते हैं ना एक मीडिएटर होता है। जब भी दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो तो उसके लिए क्या होता है, एक मीडिएटर होता है या कोई मध्यस्थ होता है। तो जो मध्यस्थता की है वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है। इजराइल और बहरीन के बीच में, ना सिर्फ इजराइल, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों के बीच में एक समझौते के ऊपर कहां पर हस्ताक्षर हुए, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी राजधानी में स्थित व्हाइट हाउस में। मध्यस्थ कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं। मध्यस्थ कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं। किस किस के, देखिए, पहले यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ था, लगभग ये अगस्त की बात है। कब की बात है बच्चा, अगस्त की बात है। पहले इनका समझौता किसके साथ हुआ, पहले इनका समझौता हुआ था आपके यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ 13 अगस्त को। और फिर किसके साथ किया है, फिर किया है अब बहरीन के साथ। और फिर बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्री आदि को बुलाकर साइन करवा लिए व्हाइट हाउस पे। तो आप देखोगे, अगर बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात को अलग अलग भी दिखाऊंगा, पहले देखने की कोशिश कीजिएगा। यह पूरा का पूरा, इसको आप मध्य पूर्व कह सकते हो, मिडिल ईस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिडिल ईस्ट। और यह बहुत ही रणनीतिक क्षेत्र है, तेल को लेकर, गैस को लेकर बहुत ज्यादा। यहां पे लाल सागर है, एक तरफ आप देखोगे मिडिल ईस्ट में एक लाल सागर हो जाता है, यहां पे भूमध्य सागर हो जाता है, और ये हो जाती है आपकी इजराइल। ये क्या हो जाता है यहां पे, इजराइल, ये जॉर्डन, सीरिया, यहां तक पूरा का पूरा इजराइल। ये हो जाता है आपका सीरिया, इधर इराक, सऊदी अरब, ये इतना हिस्सा हो जाता है कुवैत। ये है फारस की खाड़ी। किसकी खाड़ी, फारस की खाड़ी, जिसको पर्शियन गल्फ कहा जाता है। यहां पे अरब सागर, ये अरब सागर, और इसे आप ओमान की खाड़ी कह सकते हो। अरब सागर का ही छोटा सा हिस्सा है ओमान की खाड़ी। और यहां पर ये फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी, ये जो जोड़ने वाली है, इसको हारमुज की जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी मेरे, हारमुज की जल संधि कहा जाता है। और इसके बिल्कुल इधर तरफ देखोगे हारमुज की जल संधि के, तो ये तो है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलोगे, ये कतर नाम का देश है। और उसके थोड़े से ऊपर देखोगे तो यहां पर एक ये बहरीन नाम का देश है। ये एक आइलैंड कंट्री है, मतलब एक द्वीप पर बसा हुआ है, जिसकी राजधानी हो जाती है मनामा और जिसकी मुद्रा क्या हो जाती है, दिनार। इससे ऊपर कुवैत, इराक, कुवैत और बहरीन, इन तीनों की मुद्रा दिनार हो जाती है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और इनकी आप देख रहे हो ऊपर की तरफ इसमें ईरान है। तो इन सभी लोगों के बीच में समझौता होना, ये
अमेरिका ईरान के खिलाफ एक छोटा सा यहां पर देशों का संगठन तैयार करने में लगा है। इसके इस समझौते के अंतरराष्ट्रीय मायने बहुत हैं। अभी आप जान रहे हो कि ईरान चीन की गोद में खेलने लगा है। ईरान एक शिया बहुल, और ईरान पर यह आरोप लगता है कि ईरान ये जितने भी देश है, जैसे बहरीन, तो बहरीन में सुन्नी तो राजा है, परंतु आबादी जो है वो शिया बहुल क्षेत्र है, कि ये आतंकवाद आदि को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए भी बहरीन की मजबूरी है कि ये अमेरिका और उसके दोस्तों के साथ समझौता करे अगर इनको जीवन में आगे बढ़ना है। और साथ साथ ये इजराइल के अस्तित्व के लिए भी बहुत ही ज्यादा शांति की बात है। चलिए, तो इजराइल और बहरीन के बीच में फुल राजनयिक संबंध, एक दूसरे के यहां पर जो राजदूत होते हैं, एम्बेसी होती हैं, उसके लिए ये चौथी अरब कंट्री बनेगी जो पूरे के पूरे राजनयिक संबंध। इससे पहले 13 अगस्त की बात है। कब की बात है? 13 अगस्त को यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इजराइल का समझौता हो चुका है, और इनको क्या नाम दिया गया है? इनको अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया है। इन समझौतों को क्या नाम दिया गया? अब्राहम अकॉर्ड। उसके बाद में परसों की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के मंत्रियों को बुलाकर क्या करवा दिया? इनके अपने सामने साइन करवा दिए और अपने नंबर बढ़ा दिए। इससे पहले, सबसे पहले मिस्र ने इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित किए थे। प्रथम देश जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित किया था वो मिस्र नाम का देश था 1979 में। सेकंड नंबर पर, यह अक्टूबर 1994 की बात है, जॉर्डन नाम का देश था सेकंड। तीसरा बना यूनाइटेड अरब अमीरात, और चौथा बना है आपका, पूर्ण राजनयिक संबंधों की बात चल रही है, बहरीन, कि जो एक दूसरे के यहां पर पूर्ण राजनयिक एम्बेसी खोलेंगे या राजदूत कार्यालय खोलेंगे। समझ रहे मेरी बात? और 15 सितंबर की बात है, इस तारीख को भी आप लोग याद रखिएगा। 15 सितंबर व्हाइट हाउस में, इसके ऊपर व्हाइट हाउस में समझौता हुआ है। एग्री तो ये पहले हो गए थे, लेकिन समझौता कहां पर हुआ है? व्हाइट हाउस। और एक चीज मैं आपको कम से कम रोज बता के चलता हूं कि 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है। 3 नवंबर को क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव है। परसों राजस्थान का बीएड का पेपर था, सीधा क्वेश्चन आया था। 10 बार डेली बताता हूं, इन दोनों तारीखों को याद कर लीजिए। 15 सितंबर व्हाइट हाउस में समझौता, और 3 नवंबर अमेरिका में क्या है? चुनाव है। चलिए बच्चा, इन्हें अब्राहम अकॉर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? अब्राहम अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब समझौता। अब्राहम नाम से क्यों? ये 3 धर्म है। कौन सा? एक इस्लाम, एक क्रिश्चियन ईसाई धर्म और यहूदी धर्म। इन तीनों के जो पूर्वज देवता हैं, मतलब तीनों ही धर्मों में एक पूर्वज देवता हैं इब्राहिम साहब, इनको तीनों धर्मी ही अपने संरक्षक के तौर पर मानते हैं। इस्लाम में भी इनको संरक्षक के तौर पर माना जाता है, ईसाई धर्म में भी, और जो इजराइल का यहूदी धर्म है उसमें भी इनको अपने एक पैट्राइक का मतलब है संरक्षक या पूर्वज के तौर पर माना जाता है। थोड़े थोड़े अलग अलग नाम हो जाते हैं, मगर अब्राहम साहब को दोनों लोग मिलते हैं। 14 मई 1948 इजराइल स्वतंत्र हो जाता है। इजराइल से पहले वर्ल्ड वार 1 की बातें हैं। आप जानते हैं ये जो जितना भी हिस्सा हुआ करता था इजराइल आदि, तो वर्ल्ड वार 1 से पहले ये ओटोमन सुल्तान के पास था। किसके पास था? ओटोमन साम्राज्य। वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन साम्राज्य हार जाता है, और ये जो फलस्तीन, इसका ये ब्रिटिश मैंडेट नाम से इजराइल का जो हिस्सा है ये ब्रिटिश के पास आ जाता है। ब्रिटिशर्स अब धीरे धीरे, यहूदियों को पता थी कि इजराइल जो है ये हमारी प्राचीन साम्राज्य था, मतलब प्राचीन जगह जो थी हमारी मूल जगह वो यही थी जहां पर आज इजराइल है। धीरे धीरे अलग अलग देशों से ज्यूज, जिनको हम यहूदी कहते हैं, तो
तो ज्यूज यहां पर आके बसने लगे, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और ब्रिटिश सरकार ने भी इसमें सहयोग दिया। वर्ल्ड वार 2 में आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा यहूदियों का कत्लेआम हुआ था, उसी को होलोकास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोकास्ट या नरसंहार कहा जाता है, जिसमें कई यूरोपियन देशों में जो जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं थी, उन्होंने यहूदियों के बड़े पैमाने पर हत्याएं की। इससे डर डर कर यहूदी लोग कहां शिफ्ट होने लगे? धीरे धीरे इजराइल शिफ्ट होने लगे, वहां की तादाद बढ़ने लगी। उससे पहले वहां पर अरब मुस्लिम रहते थे। कौन रहते थे? अरब मुस्लिम। अब अरब मुस्लिम और इजराइल के जब यहूदी लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो अब इनमें सिविल वॉर भी बढ़ने लगी। ब्रिटिश मैंडेट, ब्रिटिश सरकार के पास ये जगह थी। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भाई हम 15 मई 1948 को यहां छोड़ देंगे, इसको आजाद कर देंगे, इनके हाथ में सौंप देंगे वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद में। और इस चीज को लेकर अरब मुस्लिम और यहूदियों की जो दोनों के ग्रुप थे, आर्म्ड ग्रुप का मतलब है जो इनके उग्रवादी समूह थे जो एक दूसरे की रक्षा करते थे, इस तरीके से इनमें आपस में लड़ाई हो गई। बहुत सारे अरब इस जगह को छोड़कर गाजा पट्टी या आसपास के जो अरब देश थे, सीरिया, लेबनान, आपका जॉर्डन, इजिप्ट, इन देशों में चले गए और यहूदियों की संख्या बढ़ गई। और 15 मई से एक दिन पहले ही इनके बेन गुरियन करके जो पहले प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और अगले ही साल 11 मई 1949 को इजराइल को यूनाइटेड नेशंस में भी शामिल कर दिया गया, यूनाइटेड नेशंस का भी सदस्य बना दिया गया। चलिए बच्चों, हालांकि याद रखिएगा कि जो यहूदियों की ही ये जगह हुआ करती थी, ये शुरुआत से यहूदियों की ही जगह थी बहुत समय पहले। लेकिन जिस तरह जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी तरह आप यहां पे कह सकते हो ये अंग्रेजों का किया धरा था। अभी बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, जिनमें से मात्र 163 देश इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। 193 से 163, लगभग 31 संयुक्त राष्ट्र के देश हैं जो इजराइल को मान्यता नहीं देते। और इन 31 में से 16 अरब देश हैं। इन 31 में से 16 कुल अरब देशों की बात करूं तो एक संस्था है जिसका नाम है अरब लीग। क्या नाम है? एक संस्था है जिसका नाम है अरब लीग। अरब का मतलब जहां पर अरबी बोली जाती है, अरबी बोलने वाले लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो ये बात है 1945 की। कब की बात है बच्चा? 1945 की बात है। 22 मार्च 1945 अरब लीग की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कायरो, CAIRO लिखते रहना, कहां पर है? काहिरा में है। ये इजिप्ट की राजधानी होती है, मिस्र नाम के देश की राजधानी होती है, नील नदी के किनारे, CIRO। तो जो कायरो है, काहिरा है, इसमें हेडक्वार्टर है। अरब लीग के कुल 22 सदस्य देश है, जिनमें से 16 अरब देश अभी भी मान्यता नहीं देते। कितने देश मान्यता देते? 6 देश तो मान्यता देते, जबकि राजनयिक संबंध कितने देशों के साथ है? तो आप कहोगे जो राजनयिक संबंध है, फुल राजनयिक, वो कुल 4 देशों के साथ है। एक इजिप्ट, एक जॉर्डन, UAE और तीसरा बहरीन। चलिए, लेबनान और सीरिया भी इसके पड़ोसी देश है, वो भी इनको मान्यता नहीं देते। चलिए बच्चा, ईरान ने 1979 में इजराइल की मान्यता समाप्त कर दी थी। इसी तरह वेनेजुएला नाम का जो देश है, उसने 2009 में इजराइल की मान्यता समाप्त कर दी थी। 2009 में इजराइल की मान्यता समाप्त कर दी थी। अगर आप देखोगे कि पहला मुस्लिम बहुल देश कौन सा था जिसने तुर्की को मान्यता, देखो, मान्यता देना और राजनयिक संबंध स्थापित करना ये अलग बातें हैं दोनों। मान्यता देना और राजनयिक संबंध, राजनीतिक संबंध सबसे पहले इजिप्ट के साथ हुए थे 1979 में, 1979। जबकि मान्यता सबसे पहले कौन सा मुस्लिम बहुल देश था, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, तो तुर्की था जिसने मान्यता दी थी।
चलिए इजराइल की बात करें, राजधानी यरूशलेम, मुद्रा इजरायली शेकेल, जिसको न्यू शेकेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू शेकेल भी कहते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रियूबिन रिवलिन करके यहां के प्रेसिडेंट है। एक चीज खास बात याद रखिएगा, यहां की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है। यहां की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेट। एक तरफ भूमध्य सागर है, एक तरफ क्या है? भूमध्य सागर। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण, ये भूमध्य सागर अच्छे से याद रखिएगा, कई बार प्रश्न इस तरीके के आ सकते हैं। ये मेडिटेरियन सी है। कौन सा सी? मेडिटेरियन सी। ये क्या हो जाता है साथी मेरे? ये मेडिटेरियन सी हो जाता है एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे ऊपर लेबनान नाम का देश है, इधर ये सीरिया नाम का देश है, इधर क्या है? सीरिया नाम का देश है। इस तरफ देखोगे जॉर्डन नाम का देश है। ये डेड सी हो जाता है, इधर सी ऑफ गैलिली, सीरिया और इजराइल के बीच में। ये वेस्ट बैंक, फलस्तीन की ही टेरिटरी है वेस्ट बैंक। यहां पे जेरूशलम, ये कुछ इसके बड़े शहर हैं, जैसे तेल अवीव। हमारे लिए जिस प्रकार से मुंबई महत्वपूर्ण है, इनके लिए तेल अवीव, अक्को, हाइफा, रामला। ये गाजा पट्टी है जहां पे फलस्तीनी रहते हैं। फलस्तीन, फलस्तीन के अंदर दो जगह आती है। ठीक है, बीच में नेट दिक्कत करेगा, आप लोग जाना मत। तो बहरीन की बात करेंगे तो ये तो पता चल गई कि इजराइल कहां पर है। एक बार ढंग से पढ़ लोगे फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा दीनार, हमद बिन ईसा अल खलीफा यहां के राजा। जबकि संयुक्त अरब अमीरात की बात करोगे, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, और खलीफा बिन जायद, जायद मेडल ये यूनाइटेड अरब अमीरात ही देता है। जायद मेडल यूनाइटेड अरब अमीरात ही देता है। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 10वीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव समूह की बैठक हुई। कौन सी भी बैठक? 10वीं बैठक। किस समूह की? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव की आपस में कौन कौन सी रक्षा प्रौद्योगिकी को हम बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और व्यापार पहल, रक्षा प्रौद्योगिकी में, रक्षा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में ये DTTI समूह की 10वीं बैठक हुई। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जी ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका की तरफ से एलन लॉर्ड ने हिस्सा लिया। किसने? एलन लॉर्ड ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन, अर्थात जैसे जो अमेरिका के सैन्य उपकरण हैं, क्या भारत में उनका उत्पादन हो सकता है, और सह विकास अर्थात को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के अवसरों को पैदा करना, उनकी तलाश करना। किस प्रकार से डिफेंस का जो सामान है भारत और अमेरिका उससे एक दूसरे के साथ मिलकर बना सकता है। अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है, राजधानी वॉशिंगटन DC, और डोनाल्ड ट्रंप यहां के क्या हैं? प्रेसिडेंट है। अभी आपको बता दूं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका से अभी जैसे रोमियो हेलीकॉप्टर ले रहा है, आपको याद होगा, जो नेवी के एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होते, रोमियो हेलीकॉप्टर, इसी तरह उससे पहले चिनूक जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट परिवहन हेलीकॉप्टर होते, और अपाचे जो कि अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो ये भी हमने किससे लिए हैं? अपाचे। अमेरिका एक साथ मिलकर बनाना और विकास करना, उसके ऊपर रिसर्च करना और उसे प्रोड्यूस करना चाहता है। चलिए, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका के साथ हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया।
तो कोप इंडिया भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में, जबकि युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। कैसी एक्सरसाइज? मिलिट्री एक्सरसाइज। दूसरी तरफ हाल ही में हमने अमेरिका का एक जहाज है, जहाजी बेड़ा है, जिसका नाम है यूएसएस निमिट्ज, इसके साथ अंडमान निकोबार सागर में, अंडमान निकोबार सागर हिंद महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है, अंडमान निकोबार सागर में संयुक्त रूप से गश्त भी की है, संयुक्त रूप से गश्त भी की है, जिसका नाम क्या रखा गया? पैसेक्स अभ्यास, पासर्स एक्सरसाइज। ऊपर कनाडा अगर आप देख रहे हो, और नीचे क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका अमेरिका। इसमें दो तीन चीजें पूछेगा। पूछे न्यूयॉर्क कहां पर है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, ये फ्लोरिडा हो जाता है, ये आपका साथी मेरे वॉशिंगटन डीसी हो जाता है। इसके ऊपर चलोगे तो ये सब क्या हो जाता है? न्यूयॉर्क हो जाता है। यहां पर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झील, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, ये कुछ, और यहां पर लेक सुपीरियर, ये 5 झील हैं। SMHEO, तो शीओ बीच में एम लगा देना। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर झील जो मीठा पानी होता है उसकी सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। इधर आपका ये कैलिफोर्निया वाला इलाका है जहां पे आग लगी हुई है भयंकर किस्म की। चलिए बच्चों आगे आ जाते हैं। आपका जहां पर आग लगी हुई है भयंकर किस्म की, योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री, योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री, योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने बच्चा? तो आप कहोगे योशिहिडे सुगा, योशिहिडे सुगा। ये बातें कुछ समय पहले की, ये बातें कुछ समय पहले की। एक सेकंड, बिल्कुल सही। कुछ समय पहले अगस्त के महीने में आपको याद होगा कि इनसे पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनकी तबीयत खराब की वजह से इन्होंने कहा कि ये इस्तीफा देना चाहते हैं। ये क्या देना चाहते हैं? शिंजो आबे साहब इस्तीफा देना चाहते हैं और तब तक ये पद पर बने रहेंगे जब तक कि इनका नया कोई प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता। तो शिंजो आबे के समय पर ही योशिहिडे सुगा नाम के जो व्यक्ति थे ये कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिनको कैबिनेट सचिव कहा जाता है, और शिंजो आबे साहब के ये बहुत ज्यादा करीबी भी थे। तो शिंजो आबे जी की जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी। तो उसी लिए योशिहिडे सुगा को चुना गया। यहां पर बनने से पहले देखो, जैसे हमारे भारत में संसद होती है इसी तरह यहां की संसद को नेशनल डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? DIET, नेशनल डाइट कहते हैं। इसमें भी वही है, लोअर हाउस होता है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और इसमें एक अपर हाउस, जैसे भारत में राज्यसभा नहीं होती, यहां भी राज्यसभा लोकसभा। यहां की लोकसभा में 465 सीट है, इनमें से आपको कुल 462 लोगों ने वोट किया और इन्हें लगभग 314 वोट मिले। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहां का प्रधानमंत्री बनेगा तो उससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या जो रूलिंग पार्टी होती है बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो यहां पर जो अभी पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सबसे पहले ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी अपना नेता चुनती। तो सबसे पहले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने योशिहिडे सुगे को अपना नेता चुना। फिर इन्हीं को वहां के जो, जैसे हमारे यहां पर राष्ट्रपति होते हैं, इसी तरह जापान में
वहां के राजा होते हैं, एम्पियर होते हैं, तो वहां के राजा ने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 16 सितंबर को इन्होंने सरकार बनाई और अपने पद की शपथ ली। सरकार बनाई और अपने पद की क्या ली है? शपथ ली है। अपने पद की शपथ ली है। तो याद रखिएगा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये प्रेसिडेंट भी हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वही फिर प्रधानमंत्री बनता है। और 16 सितंबर को इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। समझ रहे मेरी बात? चलिए जापान की बात करें, 2-3 चीजें और लिख लीजिएगा कि जापान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जापान में जो संविधान के प्रमुख होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वो वहां के एम्पियर होते हैं। एम्पियर मतलब जो वहां के सम्राट हैं, एम्पियर अर्थात सम्राट। अभी नारी हितो करके इनका नाम क्या है? अभी जो यहां के सम्राट हैं उनका नाम है नारी हितो, नारू हितो भी कह सकते हो, नारू हितो, नारू हितो। 1 मई 2019 से, कब से? 1 मई 2019 से ये यहां के सम्राट हैं और हर एक सम्राट के साथ एक नई इरा जुड़ी होती है। तो इनकी इरा का नाम क्या था? रीवा इरा। 1 मई 2019 से रीवा इरा शुरू हुई है। कौन सी इरा? रीवा इरा शुरू हुई है। इससे पहले अकीहितो इनके पिताजी हुआ करते, इनसे पहले अकीहितो इनके पिताजी हुआ करते थे। याद रखिएगा, कौन हुआ करते थे? अकीहितो। इनसे पहले अकीहितो हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अकीहितो। एक चीज याद रखिएगा, 660 बीसी, 660 ईसा पूर्व कहा जाता है कि जापान की स्थापना की थी और इनके जो पहले सम्राट थे, इनके जो प्रथम सम्राट थे, उन प्रथम सम्राट का नाम था एम्पियर जिम्मू। क्या नाम था? सम्राट जिम्मू। ये पहले थे। और अब कौन से नंबर के? नारुहितो 126वें नंबर के सम्राट हैं। 126वें नंबर के रीवा इरा। जिस प्रकार से भारत में प्रेसिडेंट की पावर होती है, लगभग उसी प्रकार से जापान में सम्राट की पावर होती है कि मेन व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, बस ये नाम मात्र के होते हैं। नारुहितो जापान के 126वें राजा हैं। इनके नाम से एक नए युग की शुरुआत हुई थी जिसे रीवा युग कहा जाता है। करेंसी मुद्रा जापानी येन। टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे संजय कुमार वर्मा ये भारत के राजदूत हैं। धर्म गार्जियन ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एयरफोर्स के बीच में सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज होती है, जबकि सहयोग काजन ये भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में होती है। और मालाबार एक्सरसाइज ये हमारे अमेरिका और जापान के बीच की ट्राइलेटरल। तो धर्म गार्जियन ये सैन्य, सिन्यू मैत्री एयरफोर्स, सहयोग काइजिन ये तटीय रक्षक और मालाबार ये त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है अमेरिका, जापान और भारत के बीच में। JAI, जापान, अमेरिका और इंडिया। तो जो अपना जापान है ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, मतलब एक आइलैंड कंट्री है। कौन सी कंट्री है? आइलैंड कंट्री है, जिसके एक तरफ रूस हो जाता है, एक तरफ साउथ कोरिया, इधर देखोगे तो चाइना सी। इसमें मुख्य तौर पर 4, हालांकि मुख्य तौर पर देखोगे तो 4 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? 4 द्वीप, 4 आइलैंड से मिलकर बनी है। और यह क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले जो पेपर हुआ पिछले हफ्ते उसमें भी आया था। तो अगर आइलैंड का आप क्रम देखोगे उत्तर से दक्षिण, तो इस क्रम को नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ से साउथ, पहला जो यहां का द्वीप आ जाता है वो हो जाता है होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? होक्काइडो द्वीप। ये भारत मतलब जापान का द्वीप है सबसे उत्तर में। सेकंड आ जाता है होन्शु, जिस पर इनकी राजधानी, ये सबसे बड़ा भी है।
तीसरे नंबर पर आ जाता है, थोड़ा सा नीचे चलते हो तो ये आ जाता है आपका शिकोकू। क्या आ जाता है? शिकोकू नाम का द्वीप, शिकोकू। और चौथे नंबर पर आ जाते हैं तो आ जाता है आपका क्यूशु द्वीप, ये दक्षिण में है। क्यूशु द्वीप किस में बच्चा? दक्षिण में। क्यूशु द्वीप ये सबसे दक्षिण में क्यूशु है, ये शिकोकू है। अगर आप लोग, ये तो हो गया किसके? उत्तर से दक्षिण। आकार के हिसाब से देखोगे कि जापान का सबसे बड़ा कौन सा है साइज के हिसाब से, तो पहले नंबर पर हो जाता है होन्शु। जो होन्शु, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, होन्शु पे ही टोक्यो, माउंट फ्यूजी, ये सब कहां पर है? टोक्यो पर है। ये रहा ना टोक्यो, ये होन्शु द्वीप है। यहां से लेकर यहां तक ये सारा का सारा होन्शु द्वीप है। उसके बाद में सेकंड आ जाता है होक्काइडो, सेकंड नंबर का जो बड़ा है। तीसरे नंबर पर आ जाता है क्यूशु और चौथे नंबर पर आ जाता है शिकोकू। ये चार द्वीप यहां के प्रमुख हैं। तो उत्तर से दक्षिण अलग क्रम में, और ये आकार के हिसाब से सबसे बड़ा होन्शु, उससे नीचे होक्काइडो, उससे नीचे क्यूशु और सबसे नीचे शिकोकू। चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, टीपीसीआई, भारत व्यापार संवर्धन, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो भारत का व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय है, उद्योग एवं या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत की वस्तुओं को विदेश में प्रमोट करने के लिए और विदेशियों को भारत के सामान की ओर आकर्षित करने के लिए 1 अप्रैल 1977 में, कब? 1 अप्रैल 1977 में यह ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया था, टीपीसीआई का गठन किया था। इसका उद्देश्य है भारत में अलग अलग व्यापार मेलों का आयोजन करना, जिसमें विदेशी खरीदार शामिल हो और भारत के से सामान के ऑर्डर दें, जिससे कि व्यापार बढ़े। भारत से सामान के ऑर्डर दें जिससे कि व्यापार बढ़े। तो इसके लिए टीपीसीआई का गठन किया गया था। अब टीपीसीआई ने क्या किया है? 3 अलग अलग क्षेत्रों के लिए 3 समितियों का गठन किया है। इन 3 समितियों का उद्देश्य क्या है? नए बाजार ढूंढना और नया इन्वेस्टमेंट लाना। नए बाजार का मतलब है जहां पर भारतीय सामान को बेचा जा सके, और नया निवेश लाना। एक खाद्य और पेय पदार्थ क्षेत्र में, एक आलू से जो चिप्स बनाते हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, और एक रासायनिक और संबंध उत्पाद, केमिकल एंड उससे मिलते जुलते जो उत्पाद होते हैं उनके संबंध में। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने कमेटी का गठन किया है। खाद्य और पेय पदार्थ में लक्ष्मण सिंह राठौर को चेयरमैन बनाया गया है। खाने पीने की चीजों में लक्ष्मण सिंह राठौर, खाने पीने की चीजों में लक्ष्मण सिंह राठौर। जबकि फूड प्रोसेसिंग सेन गुट्टूवन, इनको ये भारतीय तंबाकू कंपनी, इसके इंडियन टोबैको कंपनी के सीईओ है। कौन? सेन गुट्टूवन। जबकि केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट, रासायनिक और संबंधित उत्पादों के लिए मनीष शाह को, किसको? मनीष शाह, ये प्राइवेट कंपनियों के चेयरमैन हैं। तो 3 अलग अलग फूड एंड ड्रिंक से संबंधित, एक फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, एक केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट से संबंधित। लक्ष्मण सिंह राठौर इसके चेयरमैन है, सेन गुट्टूवन इसके चेयरमैन है, और मनीष शाह ये इसके चेयरमैन है। किसने? टीपीसीआई, 1 अप्रैल 1977। चलिए बच्चा, मुख्यालय नई दिल्ली, इसके चेयरमैन कौन है? मोहित सिंगला। इनका उद्देश्य है 100 बिलियन, भारत का जो विदेशी व्यापार है उसको 100 बिलियन खाने पीने की वस्तुओं से जुड़ा हुआ, या जितनी भी ये चीजें हैं
इसको 100 बिलियन तक पहुंचाना। कितने तक पहुंचाना? 100 बिलियन। याद रखिएगा, एग्री और जो अपना अगले 5 सालों में एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर, इसमें जो निर्यात है अर्थात एक्सपोर्ट है, दूसरे देशों में जो भेजा जाता है, फूड एंड एग्री सेक्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 100 बिलियन डॉलर अगले 5 सालों में इनका कितना लक्ष्य है? 100 बिलियन डॉलर लक्ष्य है। 100 बिलियन डॉलर लक्ष्य है। अभी लगभग 37 बिलियन डॉलर है। इसमें अगर नए बाजार ढूंढते हैं, अभी 37 बिलियन डॉलर है, अगर नए बाजार ढूंढते हैं तो इसको आराम से पाया जा सकता है। मोहित सिंगला इसके चेयरमैन है। यही भारत में अलग अलग प्रकार के, कहीं पर आपने देखा होगा कोई सा मेला लगा हुआ है, कहीं पे कोई सा मेला, ये टीपीसीआई काम है। ग्लोबल आयुर्वेद समिट, चौथे ग्लोबल आयुर्वेद सम्मेलन का चौथा संस्करण, यह 15 सितंबर को आयोजन हुआ। इसका किसकी मदद से? CII और आयुष मंत्रालय, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और आयुष मंत्रालय के सहयोग से, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आयुर्वेद सम्मेलन का उद्देश्य था दुनिया को यह बताना कि आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी सामान होता है, इसमें इम्यूनिटी देने की शक्ति होती है, इसमें हमारी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने का मादा होता है, दम होता है, कि जो ग्लोए आदि की गोली होती हैं, ये भारत में या कहीं भी व्यक्तियों की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, उनकी प्रतिरक्षक शक्ति। किस किसने किया? भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ आयुष मंत्रालय ने किया है। इसकी थीम क्या है? इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा। ये 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। अलग अलग दिन अलग अलग थीम के ऊपर बात होगी। तो इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, ये इसका मुख्य फोकस है, आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा। 15 सितंबर से लगभग इसमें 25 कंट्रीज के प्रतिभागी हैं जो शामिल हो रहे हैं। चलिए, ऐसा ही अगर आप देखोगे तो एक आयुर्वेद फेस्टिवल, ये तो समिट है, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये ग्लोबल आयुर्वेद समिट, समिट माने सम्मेलन, एक चौथा ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव, ये 16 से 20 मई कोची केरल में आयोजित हुआ था। 16 से 20 मई इसकी थीम थी आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म, एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, कि भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन, भारत की शाख को साकार करना। लोग आयुर्वेद में इलाज कराने दूसरे देशों से आते हैं, तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए यह चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, जिसकी थीम थी आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म, आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, भारत की साख को साकार करना। चलिए साथी, तो किसकी मदद से? CII की मदद से। ये कुछ संस्थाएं होती हैं जो भारत के व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो इनके मेंबर हैं। तो CII ये सबसे पुरानी है, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष उदय कोटक हैं। ऐसी ही एक है जिसका नाम है फिक्की, फिक्की की स्थापना 1927 और संगीता रेड्डी, संगीता रेड्डी इसकी अध्यक्ष है। ऐसी ही एक संस्था है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा, और संगीता रेड्डी इसकी प्रेसिडेंट है। जबकि एक और कंपनी है जिसका नाम है एसोचैम इंडिया, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये 3 मुख्य संस्थाएं भारत में जो व्यापारियों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1920, और निरंजन हीरानंदानी, निरंजन हीरानंदानी इसके अध्यक्ष है। एक CII, एक फिक्की और एक एसोचैम। आयुष मंत्रालय, तो आयुष की फुल फॉर्म जो होती है वो सुन लीजिए। ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योगा एंड प्राकृतिक चिकित्सा,
नेचुरोपैथी, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता अपने तमिलनाडु साइड की सिद्धा, और एच का मतलब होता होम्योपैथी। तो इसमें लगभग आप ये कह सकते हो 5 डिपार्टमेंट आते हैं। कितने डिपार्टमेंट? 5 डिपार्टमेंट। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री राज्य मंत्री हैं श्रीपद नायक। कौन है? श्रीपद नायक। अब इसमें 2-3 चीजें लिख लीजिए। आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस ये धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब भी धन्वंतरी जयंती होती है, इस बात को आप लोग सुन लीजिए, जब भी धन्वंतरी जयंती होती है मनाया जाता है। 2019 में 25 अक्टूबर को मनाया गया था। 2019 में 25 अक्टूबर आयुर्वेद दिवस। जो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस होता है जिसको नेचुरोपैथी डे कहते हैं, यह भी आता है पेपर में। तो नेचुरोपैथी डे, जो नेचुरोपैथी डे होता है यह आपका मनाया जाता है साथी मेरे 18 नवंबर। 18 नवंबर। और यह पहली बार 2018 में मनाया गया था। 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे। और सभी जानते हैं योगा दिवस, योग दिवस भी कह सकते हो। तो ये तो छठा था 2020 में, 2015 से मनाया जा रहा है। तो योगा एट होम विद फैमिली कुछ करके इसकी थीम थी। 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेचुरोपैथी के बाद में आ जाता है यूनानी डे। ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। यूनानी डे, हकीम अजमल खान, यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। हकीम अजमल खान जी का बर्थडे होता है। क्या होता है? हकीम अजमल खान जी का बर्थडे होता है। चौथा आपका आ जाता है उसके बाद में, यूनानी के बाद में सिद्धा दिवस। सिद्धा, SIDDHA। तो ये तमिलनाडु में कहते हैं कि अगस्त्यार मुनि के द्वारा सिद्धा पद्धति की शुरुआत की गई थी। इस बार उनका बर्थडे 13 जनवरी को आया है। तो इस बार 13 जनवरी 2020 में, जबकि लास्ट में आ जाता है आपका होम्योपैथी दिवस। लास्ट में क्या आ जाता है? होम्योपैथी। तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? यह विश्व लेवल पे मनाया जाता है। होम्यो, हा मेन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही होम्योपैथी की शुरुआत की थी। तो आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर, योगा दिवस 21 जून, हकीम अजमल खान जी का बर्थडे 11 फरवरी, यूनानी दिवस सिद्धा 13 जनवरी, और 10 अप्रैल को मनाया जाता है आपका होम्योपैथी डे। क्या मनाया जाता है? होम्योपैथी डे। चलिए साथी मेरे, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इंडियन हाई कमीशन में 3 मूर्तियों का समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में कौन शामिल हुआ? भारत के पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इसमें शामिल हुए। भारत के पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, इसमें राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां जो भारत से चुराई गई थी, ये 15वीं शताब्दी की मूर्तियां थीं। तो लंदन पुलिस ने, जो ब्रिटिश पुलिस है, इसने भारतीय उच्चायोग को ये मूर्तियां सौंपी हैं। इसमें राम लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्तियां हैं जो 15वीं शताब्दी की हैं और भारत के मंदिरों से चुराकर इनको विदेश के बाजार में बेचा गया था। एक विजयनगर साम्राज्य का टेंपल है, वहां से 40 साल पहले चुराई गई थी। लगभग 2014 से 40 से अधिक मूर्तियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन हमें सिर्फ 13 मूर्तियां ही सौंपी गई हैं। अभी इंग्लैंड के द्वारा इंडिपेंडेंस से देखें, जब से आजाद हुए तो 13 मूर्तियां ही सौंपी गई हैं, परंतु भारत से चुराई गई लगभग 40 मूर्तियां ये प्राप्त हुई हैं। लंदन की बात करें तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में भारत की राजदूत, यूनाइटेड किंगडम में भारत की राजदूत हो जाती हैं गायत्री कुमार इस्सर। क्या हो जाती है? गायत्री के इस्सर। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में एक नेहरू सेंटर है। क्या सेंटर है? नेहरू सेंटर। तो जो नेहरू सेंटर है, इसके डायरेक्टर हैं अमीश त्रिपाठी।
नेहरू सेंटर के डायरेक्टर कौन है? अमीश त्रिपाठी। आपको याद होगा कि ये एक फेमस राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। अमीश त्रिपाठी जी एक फेमस राइटर या लेखक भी हैं। अमीश त्रिपाठी जी एक फेमस राइटर या लेखक भी हैं। इस चीज को भी आप अच्छे से जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जब भी आपकी बात आ जाए तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, इसमें 4 अलग अलग देश आते हैं। इसमें क्या आते हैं साथी मेरे? 4 अलग अलग देश आते हैं। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें एक तो इंग्लैंड ही आता है। क्या आता है? इंग्लैंड आता है। एक इसमें स्कॉटलैंड आता है। क्या आता है? स्कॉटलैंड। एक इसमें आपका साउथ वेल्स आता है। क्या आता है? वेल्स आता है। और चौथा इसमें आपका आ जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड। चौथा क्या जाता है? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। चौथा क्या जाता है इसमें? उत्तरी आयरलैंड। बिल्कुल सही। स्कॉटलैंड की जब भी राजधानी पूछे तो एडिनबर्ग होती है। क्या होती है? एडिनबर्ग। इसके कार्डिफ नाम की राजधानी होगी। और नॉर्दर्न आयरलैंड की बेलफास्ट नाम की राजधानी होगी। नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट इसकी राजधानी होगी। इसको आप नेसे भी कह सकते हो, नेस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नेस। कैसे? नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, साउथ वेल्स और स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग साउथ वेल्स की हो जाएगी आपकी कार्डिफ। नॉर्दर्न आयरलैंड की क्या हो जाएगी आपकी? इंग्लैंड की लंदन। और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट। 4 देशों से मिलकर बना यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त रूप से राजधानी लंदन होती है और मुद्रा क्या होती है? पाउंड। मुद्रा क्या होती है? पाउंड। अगला आ जाता है इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को राज्यसभा से पास किया गया। यह लोकसभा से 19 मार्च को ही पास हो गया था। इसमें क्या है कि जो आयुर्वेद को पढ़ाने वाले और रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, इनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिए जाने की बात है। किसको? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान। ये साथ साथ आयुर्वेद के जो जामनगर गुजरात में 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, इनको भी एक ही संस्थान में मिला दिया गया है। जामनगर सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है राजस्थान, मतलब गुजरात में, इसकी रिलायंस वालों की। तो जामनगर के 3 आयुर्वेदिक संस्थान हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद टीचिंग एंड रिसर्च, श्री गुलाब कुने वेरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, और इस तरीके के कुल मिला के 3 इसमें अलग अलग 3 अलग अलग संस्थान हैं। इनको मिला के एक ही कर दिया गया है, जामनगर गुजरात। साथ साथ 40,000 करोड़ रुपए में यह आत्मनिर्भर भारत में 40,000 करोड़ रुपए की मदद से चिकित्सीय पौधे और किसानों को सहयोग देने की बात हुई है। इस फिगर को एक बार देखना होगा। आत्मनिर्भर भारत में आयुर्वेद दिवस कब होता है? धन्वंतरी डे को, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षक पर्व। 8 से 25 सितंबर 2020 को शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 8 से 25 सितंबर 2020 को शिक्षक पर्व के रूप से मनाया जा रहा है। और इसमें एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किरण रिजिजू, जो भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री, इन लोगों ने भाग लिया है। भारत के शिक्षा मंत्री 8 से 25 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आज सितंबर को होता है, उससे 25 सितंबर तक। इसका उद्देश्य क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सेवक समूह होते हैं, NSS, NCC और NYKS, इनके माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का
प्रचार करना इनका उद्देश्य है। इनके बारे में जान लीजिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, आपने देखा होगा अक्सर नेहरू युवा में केंद्र में भर्ती के लिए फार्म भी निकलते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन ये सबसे पहले 1972 में खोले गए थे और बाद में उस समय इनका नाम हुआ था नेहरू युवा केंद्र। 1978 से नेहरू युवा केंद्र संगठन नाम से एक स्वयं सेवकों का समूह, और ये किसके अंतर्गत काम करते हैं? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। किसके अंतर्गत बेटी? खेल मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद में आ जाती है नेशनल सर्विस स्कीम 1969 में। नेशनल सर्विस स्कीम ये 1969 में, ये भी खेल मंत्रालय और युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना और NCC के बारे में तो आप जानते हैं कि युवाओं को ट्रेनिंग आदि देने के उद्देश्य से 16 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। तो NCC 16 अप्रैल 1948, नेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना 1969, और जबकि नेहरू युवा केंद्र सबसे पहले 1972 में खोले गए थे। चलिए, और चौथा N नेशन फर्स्ट। चौथा N नेशन फर्स्ट। इस तरीके से आप कह सकते हो, लंबी लंबी तो फेंकते ही हैं। ई बुकलेट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक बुकलेट भी इन्होंने लॉन्च किया। आगे जाता है गांधी जी की 150वीं जयंती को मनाने के उद्देश्य से IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर ये लोग मिलकर एक गांधी पीडिया नाम से एक पोर्टल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गांधी पीडिया नाम से एक पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य है गांधी जी से जुड़ी हुई एक एक चीज को यहां पर रखा जाए। गांधी पीडिया IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल और IIT गांधीनगर गुजरात, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसमें गांधी जी से जुड़ा हुआ संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण रिसोर्स, वीडियो, ऑडियो, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल होंगे। सब कुछ इसमें अवेलेबल होंगे। अब सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था। 2019 में 150वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी। चलिए, आगे आ जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, जो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। किसकी? अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का जो अड्डा है, हवाई अड्डा, इसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा। वीर सावरकर हवाई अड्डा। यहां पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, जिसकी कॉस्ट 700 करोड़ है। इससे प्रत्येक वर्ष 18 मिलियन का मतलब है कि लगभग इसमें से समझ लीजिए 1 करोड़ 80 लाख सालाना यात्रियों की क्षमता हो जाएगी। सालाना यात्रियों की क्षमता। चलिए बच्चा, अच्छा अभी 18 लाख है, 1.8 मिलियन। अभी 18 लाख है, इसको बढ़ाकर 50 लाख, इसको बढ़ाकर 50 लाख, अभी 1.8 मिलियन। 18 लाख यात्रियों की क्षमता है, 700 करोड़ रुपए की सहायता से बनाया जा रहा है, जिसको बढ़ाकर 50 लाख। चलिए, इसको वीर सावरकर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार। एक बार थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, मेन हेडिंग देखकर, फिर जहां जरूरत होगी फिर थोड़ा डीपली कर लेंगे। इंश्योरेंस कवर टू फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अंतर्गत जो अपने कोरोना वॉरियर्स थे, जैसे डॉक्टर, नर्स आदि, इन लोगों को बीमा दिया गया था। इसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स जो डायरेक्ट कोरोना के संपर्क में आते हैं, उनके लिए बीमा कवर दिया गया था। इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसमें 50 लाख रुपए का बीमा था, जो शुरुआत में 90 दिन के लिए, फिर इसको बढ़ाया गया
और अब इसको मार्च 2021 तक के लिए कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक अगर किसी भी कोरोना वॉरियर की मृत्यु होती है ड्यूटी पर तो उसे 50 लाख रुपए का बीमा सरकार देगी। यह सरकारी सुविधा थी। सबसे पहले 30 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे आ जाता है वर्ल्ड ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, इसको 1994 से डिक्लेयर किया गया था। आप जानते हैं ओजोन O3 ये एक लाइफ सेविंग गैस है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारे वायुमंडल की समताप मंडल नाम की एक परत होती है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, समताप मंडल। 12 से 35 किलोमीटर के बीच में, 12 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी मात्रा ज्यादा है। ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। किसको रोकती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं अगर ये पृथ्वी पर आए पूरे ताकत से तो कैंसर आदि होने का खतरा होगा। ओजोन, तो ओजोन फॉर लाइफ ये इसकी इस बार थीम है 16 सितंबर। चलिए वियना कन्वेंशन, एक चीज याद रखिएगा, ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित एक समझौता है जिसको वियना कन्वेंशन कहा जाता है। 22 मार्च 1985, 22 मार्च 1985, 22 मार्च 1985। और साथ साथ याद रखिएगा 1 जनवरी 1989 से लागू। हालांकि साइन तो इसमें 1987 में हो गए थे। 16 सितंबर 1987 में साइन और 1989 से लागू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी साथी मेरे इसी से जुड़ी हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी किससे जुड़ी हुई है? ये भी ओजोन लेयर के संरक्षण से जुड़ी हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे आ जाते हैं थॉमस कप और उबेर कप, इन्हें 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा थॉमस कप और उबेर कप, सबसे पहले तो थॉमस कप और आ जाता है। उबेर कप जो होते हैं ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बच्चा, थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन के हैं। थॉमस कप ये पुरुष का है और उबेर कप ये महिलाओं का है। मतलब थॉमस कप में तो ये पुरुष सिर्फ मेल खेलते हैं, ये चैंपियनशिप है, जबकि उबेर कप में महिलाएं भी खेलती हैं। ये महिलाएं सिर्फ ऑल वुमेन ऑल मैन, ऑल वुमेन ऑल मैन। और इसमें टीम अलग अलग देशों को अलग अलग टीम रिप्रेजेंट करती हैं। अलग अलग देशों को अलग अलग टीम रिप्रेजेंट करती हैं। 1949 से थॉमस कप, 1949 से थॉमस कप चल रहा है। जबकि अगर साल 2000 2 साल में एक बार होता है। कितने साल में? 2 साल में एक बार होता है। लास्ट 2018 में हुआ था और कौन जीता था? चीन। जापान को हराकर चीन, जापान को हराकर चीन। जबकि सबसे ज्यादा इंडोनेशिया जीत चुकी है। सबसे ज्यादा कौन जीत चुकी है? इंडोनेशिया जीत चुकी है। जबकि उबेर कप ये 1956 से शुरू हुआ। ये कब से शुरू हुआ? 1957 से। और अगर अभी आप लास्ट 2018 की बात करोगे तो ये इसे जापान ने जीता है। किस टीम ने जीता है? जापान की महिला बैडमिंटन टीम। ये साल में 2 साल में एक बार होता है। स्टार्टिंग कब से हुई इसकी? 1957 से। और थॉमस कप की 1949 से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको घोषित करती है। यह 3 से 11 अक्टूबर डेनमार्क में होना था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में इसकी स्थापना हुई। एक चीज याद रखिएगा,
ज्यादातर जो संस्थाएं हैं या तो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर या कहीं और। एशिया में बहुत कम वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेडक्वार्टर होते हैं, लेकिन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। कहां पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में। 1934 में इसका गठन हुआ। मलेशिया के कुआलालंपुर, मुहियुद्दीन यासीन जहां के प्रधानमंत्री हैं। आगे आ जाते हैं पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर पेटीएम वर्ल्ड गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पेटीएम वर्ल्ड गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये फर्स्ट गेम्स जैसे ड्रीम 11 नहीं होता, इसी तरीके का है। मुख्यालय नोएडा, विजय शेखर शर्मा फाउंडर, जबकि प्रेसिडेंट अमित नैयर। कपिला वात्स्यायन 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये इतिहास, कला इतिहास, आर्ट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध विद्वान भी थी। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट IGNCA की पहले डायरेक्टर भी थी। 1985 में INGAC का गठन हुआ था, उसकी पहली डायरेक्टर कपिला वात्स्यायन। शिक्षा मंत्रालय में सचिव भी रही। इनको राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड साल 2000 में मिल चुका है, जबकि 2011 में पद्म विभूषण। तो 100% वाला क्वेश्चन है। कपिला वात्स्यायन 92 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। ये कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई एक विद्वान थी। 2011 में पद्म विभूषण, साल 2000 में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट की ये संस्थापक निदेशक रही हैं। सदाशिव पाटिल 86 वर्ष की आयु में इनका निधन। महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र एक टेस्ट खेला, विदेशी, मात्र एक टेस्ट भारत के लिए खेला 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। सदाशिव पाटिल ये पूर्व क्रिकेटर है। 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया सदाशिव पाटिल। स्वामी अग्निवेश 80 वर्ष की आयु में निधन, हरियाणा के थे। और ये एक सामाजिक, हालांकि हरियाणा में इनको दफनाया गया है, थे ये दक्षिण भारत के थे। कहां के? दक्षिण भारत के। हरियाणा की एक सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। हरियाणा राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आर्य समाज के नेता, सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश। वैसे ये साउथ इंडिया के थे। इनको भी साल 2004 का राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड और साल 2004 में राइट लिवलीहुड अवार्ड मिल चुका है। कैसा अवार्ड? राइट लिवलीहुड अवार्ड। बहुत ही हाई लेवल का अवार्ड होता है, मतलब उस लेवल पर क्या बोलते हैं, दुनिया के लेवल पर। चलिए अब 2-3 चीजें आपसे पूछ रहा हूं। एनसीसी का गठन कब हुआ? NY नेहरू युवा केंद्र संगठन का गठन कब हुआ? NSS का गठन कब हुआ? ये दोनों किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट का गठन कब हुआ? अरब लीग का गठन कब हुआ? अरब लीग का गठन कब हुआ? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन कब हुआ? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन कब हुआ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन कब हुआ? आगे है कि अमेरिका के सहयोग से इजराइल, बहरीन और UAE के बीच में समझौता किस दिन हुआ? जापान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, इन्होंने कब शपथ ली? कब शपथ ली है जापान के नए प्रधानमंत्री ने? जापान के 126वें सम्राट का नाम क्या है? उनके युग का नाम क्या है? उनके युग का नाम क्या है? जापान का प्रथम सम्राट कौन था? जापान का फर्स्ट एम्पियर कौन था? जापान का फर्स्ट एम्पियर कौन था? जापान का प्रथम सम्राट या एम्पियर कौन था? इजराइल की संसद प्रधानमंत्री मुद्रा, इसी तरह जापान की संसद प्रधानमंत्री मुद्रा। आगे आ जाते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री मुद्रा राजधानी। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुद्रा राजधानी। थोड़ा सा आगे आ जाते हो, TPCI की स्थापना।
टीपीसीआई की स्थापना, इसकी 3 कमेटियों के अध्यक्ष बताइए जो हाल ही में 3 कमेटी टीपीसीआई ने गठित की है, इसके अध्यक्ष बताइए। आगे आ जाता है यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं, उनकी राजधानी आदि बताइए। यूके में भारत के राजदूत, यूके में भारत के राजदूत कौन है? थोड़ा सा आगे आओगे तो आप बताओगे। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? अमेरिका में भारत के राजदूत कपिला वात्स्यायन, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, वो किस चीज से संबंधित थी, किस क्षेत्र से संबंधित थी? कपिला वात्स्यायन कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? कपिला वात्स्यायन ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये 17 सितंबर के करा पाया हूं, जो कल नहीं हुई थी क्लास, 18 के भी स्टार्ट करूंगा, इनको कर लो फटाफट से। एनसीसी, एनवाईकेएस, एनएसएस, आईजीएनसीए, इनके गठन का बताइए तुरंत तुरंत, इनके गठन का बताइए तुरंत तुरंत, इनके गठन का बताइए तुरंत तुरंत। इतवार तक कवर करवा दूंगा सारा। इतवार में फिर अपना पूरा सितंबर जितना भी 22-23 तारीख तक का फिर क्वेश्चंस के द्वारा, और अब की बार क्वेश्चन और अच्छे बनवा रहा हूं। अब की बार 400-500 क्वेश्चन वन लाइनर, मजा आ जाएगा। चलिए एनसीसी की बात करें तो 16 अप्रैल 1948 नेशनल मतलब नेहरू युवा केंद्र संगठन, 1972 में स्थापना, 1978 में संगठन। नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना 1969, आईएनजीसीए 1985, अरब लीग 22 मार्च 1945, बीडब्ल्यूएफ 1934 कुआलालंपुर। अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है ये 15 सितंबर को इस पे साइन हुए, 15 सितंबर को। अब्राहम अकॉर्ड इसका नाम है। योशीहिडो सुगे करके जो इनका नाम है, जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान की जो संसद है उसको डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। 126वें सम्राट ये नारुहितो नाम के हैं। पहले थे निम्मू करके जो इनके पहले राजा हुआ करते थे। इनका युग है रीवा युग। कौन सा युग है? रीवा युग। निम्मू करके 660 बीसी में इन्होंने जापान की स्थापना की थी। इजराइल की आप लोग बात करोगे नीसेट, इसकी क्या हो जाती है? संसद। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री, रूबिन रिवलिन राष्ट्रपति, न्यू शेकेल मुद्रा, जेरूशलम राजधानी। 14 मई 1948 इनकी स्वतंत्रता हुई थी। जापान डाइट, योशीहिडो सुगे यहां के प्रधानमंत्री। मलेशिया की बात करें, मुहिउद्दीन यासीन, मलेशिया के कुआलालंपुर में ही बीडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1977 एक लक्ष्मण जी, एक मनीष शाह, एक लक्ष्मण, एक मनीष शाह और एक इन्होंने सेन गुट्टा करके, उनकी अध्यक्षता में 3 कमेटी। स्कॉटलैंड, साउथ वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड। एडिनबर्ग, कार्डिफ, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग, साउथ वेल्स का कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड का जाता है बेलफास्ट, इंग्लैंड की लंदन। पाउंड इनकी मुद्रा। यूके में भारत के राजदूत गायत्री ईश्वर कुमार, जबकि यूएसए में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु। ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर, 16 सितंबर। कपिला वात्स्यायन आईजीएनसीए की फाउंडर डायरेक्टर, 2011 में पद्म विभूषण। साल 2000 में राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, साल 2000 में राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, साल 2000 में राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। जबकि जो अपने 15, आपको एक और बात बता दूं कि अभी जो अपनी कैबिनेट मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अभी जो मैं आपको कराऊंगा खींच के तेजी से, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जेद्दा अमेंडमेंट, इसमें क्या है? गल्फ ऑफ अडन और जो अफ्रीका का पूर्वी मतलब लाल सागर में समुद्र मुद्दों पर आधारित
ये एक संगठन है जिबूती आचार संहिता। आपको याद होगा, ये हो जाता लाल सागर, ये हो जाता लाल सागर, यहां पे सऊदी अरब, यमन, यहां पे जिबूती, और ये हो जाती है आपकी क्या नाम है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर का हिस्सा। इनमें से बाब अल मंडब की जल संधि, बाब अल मंडब की जल संधि ये लाल सागर को इससे जोड़ती है। फिर आगे स्वेज नहर है, तो यहां से किस प्रकार से जहाज आदि जाएंगे उनको लेकर एक समुद्र का समूह है। चलिए ये वाला, ये है जिबूती। ये क्या है साथी मेरे, जिबूती। ये जो बिल्कुल इस पर टिका हुआ है, ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हो, इसको जल संधि कहा जाता है, जो दो बड़ी जल की उन्हें जोड़ती है। ये अदन की खाड़ी, यमन की राजधानी अदन के नाम पर है, अदन की खाड़ी, और इधर है लाल सागर, तो लाल सागर को जोड़ती है ये बाब अल मंडब की जल संधि। तो इसी को लेकर इनकी ग्रुपिंग है। चलिए, इसमें ऑब्जर्वर भारत, जापान, नार्वे, यूके और अमेरिका। भारत, नार्वे, जापान, यूके और अमेरिका। तो नॉर्वे और यूके यूरोपियन देश, अमेरिकी, भारत, जापान, भारत ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। इसमें क्या है, यह 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया। कब? 29 जनवरी 2009। अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जेद्दा अमेंडमेंट 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और 20 कंट्रीज इसमें क्या हुई हैं, शामिल हुई हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन इसका हेडक्वार्टर है। 17 मार्च 1948, 17 मार्च 1948 इंटरनेशनल समुद्री संगठन, लंदन इसका हेडक्वार्टर है। जबकि जेद्दा, यह सऊदी अरब का एक, जेद्दा लाल सागर की तरफ स्थित बंदरगाह है, जहां पर उतरकर मक्का मदीना जाते हैं। चलिए साथी मेरे, आगे आ जाते हैं। आपका ये है, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये इसका हिस्सा है। ये सारे के सारे, ये तो बिल्कुल एकदम, ये सारे के सारे जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन, मेडागास्कर, कोमोरोस, ये सारे के सारे। जिबूती, इसकी राजधानी भी जिबूती है, फ्रैंक इनकी मुद्रा है। ये रहा जिबूती, ठीक है भैया, बिल्कुल एकदम ऊपर से बसा हुआ है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 देश हैं जिनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बसे हुए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो पहला देश हो जाता है इरिट्रिया, दूसरा हो जाता है आपका जिबूती, तीसरा हो जाता है सोमालिया, तीसरा क्या हो जाता है, सोमालिया, और कुछ हिस्सा इसमें इथोपिया का भी आ जाता है। तो 4 देश है। ये तो हो गया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, 17 मार्च 1948। एक बार पढ़ लेना, कल फिर दोबारा करा दूंगा इसको। लोकसभा 30% एमपी आदि की जो वो है, वो उसको कम कर दिया गया। पेंशन, और ये पेंशन, वेतन भत्ते और संसद सदस्यों की पेंशन एक विधेयक है 2020, इसमें क्या किया गया है, अमेंडमेंट करके विधेयक लाया गया, जिससे 30% इनकी सैलरी आदि कम कर दी गई। ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई है, कोविड-19 की जरूरतों को पूरा करने के लिए। उससे पहले ऑर्डिनेंस था। आगे आ जाता है आपका 40 किलोन ट्रेन। इंडियन रेलवे 21 सितंबर से 40 किलोन ट्रेन चलाएगा। किलोन ट्रेन क्या होती है, 20 पेयर, मतलब 20 जोड़ी, कुल मिला के 40। जो लोग वेटिंग में हैं, टिकट तो कराया है लेकिन वेटिंग में, उनको उनकी यात्रा पूरी कराने के लिए 21 सितंबर से चलेंगी। ये लेबर स्पेशल जो ट्रेन थी, श्रमिक ट्रेन, उनके अलावा होंगी। आगे आ जाता है कर्नाटक आर्थिक स्पंदना। आर्थिक स्पंदना नाम की इनकी एक लोन योजना है। बस मैं थोड़ी सी हेडिंग बता देता हूं, मैं इसको दोबारा कराऊंगा। आर्थिक स्पंदना 39,300 करोड़ की है। कृषि क्षेत्र,
और गैर कृषि क्षेत्र को। महाराष्ट्र ने बाला साहब ठाकरे इंश्योरेंस स्कीम 125 करोड़ रुपए से, बाला साहब ठाकरे इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा, इसमें क्या है कि अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को घटना के 72 घंटे के अंदर पास वाले हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो 30,000 तक उसका फ्री इलाज किया जाएगा। विकास खन्ना एशियन गेम चेंजर अवार्ड, विकास खन्ना जो शेफ हैं इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड कहा गया कि कोविड संकट के बीच लाखों लोगों को खाना खिलाया है। बावर्ची हैं विकास खन्ना, एशिया गेम चेंजर अवार्ड, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2014 से दिया जाता है। विकास खन्ना 6 व्यक्तियों में से इकलौते भारतीय हैं। एक योयोमा अमेरिका, एक नाओमी ओसाका को दिया गया है जिन्हें हाल ही में यूएस ओपन जीता। एक बेंगटन सोनिडान, ये कोरियन बैंड है, बीटीएस आपको सबको पता हो गया तो बहुत फेमस है। मिल्की ली, ये ऑस्कर विजेता फिल्म पैरासाइट के प्रोड्यूसर है। और जोए साई क्लारा साई, ये बिजनेस लीडर है। और छठे विकास खन्ना। तो देख रहे हो कितने बड़े बड़े लोगों के बीच में इनको चुना गया है। फिर भी लिख लो 50वीं डीजी लेवल बैठक, बीएसएफ, भारत की बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड करके इनकी होती है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश की। तो ये सीमा भारत का जो बीएसएफ है और बांग्लादेश की बीजीबी, 6 दिवसीय डीजी लेवल की वार्ता 18 सितंबर को समाप्त होनी है। राकेश अस्थाना भारत की तरफ से बीएसएफ के डीजी और शेफिनुल इस्लाम ये बीजीबी की तरफ से। इससे पहले 49वीं 2019 में हुई थी, अब ये 50वीं 1975 से शुरू हुई थी। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर 516 करोड़। 1934 में कोसी रेल का जो महासेतु था टूट गया था। अब इसका कल प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में इसकी आधारशिला रखी थी। 17 साल में पुल बन रहा है, ऐसा सोच लीजिए। रेलवे प्रोजेक्ट, 12 रेलवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन होगा। एक क्यूल नदी पर या कोयल नदी होगी, इसके ऊपर एक पुल, 5 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, 3, 12 और बख्तियारपुर के ऊपर तीसरी लाइन। ये कुछ प्रोजेक्ट है, इनको दोबारा कराऊंगा मैं आपको। 14 सितंबर 2021 तक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, भारत में जो अपनी दवाई आदि होती है तो दवाई आदि के रेट तय करती है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी। तो इसने 14 सितंबर 2021 तक जो घुटने का प्रत्यारोपण होता है उसमें जिन उपकरणों का इस्तेमाल है उनके रेट फिक्स की। डेट कब तक बढ़ा दी? 14 सितंबर 2021 तक। 14 सितंबर 2021 तक। पहली बार 2017 में आई थी। 29 अगस्त 1997 एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। टाइटन पे, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। अब आप वॉच से ही पेमेंट कर सकते हैं। टाइटन पे, तो टाइटन ने एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च की है टाइटन पे, इंडिया फर्स्ट पेमेंट वॉच। इसमें 2000 रुपए तक का बिना पिन डाले पेमेंट किया जा सकता है। चलिए बच्चा, इसकी कीमत 3000 से लेकर 6000 के बीच में है। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे काम करती है। चलिए, इंडिया जीडीपी, ओईसीडी और यूबीएस सिक्योरिटी ने अनुमान लगाया है। पहले भी कई कंपनियों ने अनुमान लगाया था। ओईसीडी कहती है कि इस साल -10.2 और अगली साल 10.7, अगली साल पॉजिटिव रफ्तार से, इस साल -10.2, जबकि ग्लोबल 4.5, इनको भी दोबारा एक बार कराऊंगा। जबकि यूबीएस कहती है कि 2020-21 में -8.6 और अगले वर्ष 10। तो सबका लगभग 9 से 10 तो जाने का है माइनस में। 9 से 10, 11, 12 तक तो सब लोग माइनस में भेज रहे हैं और अगली साल 10 के रूप में प्लस। अगली साल हमारी जो जीडीपी है वो वापसी करेगी। ओईसीडी 30 सितंबर 1961, हेडक्वार्टर पेरिस। ओईसीडी
30 सितंबर 1961। आगे आ जाता फेमिसिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका और एक नाम है लियोनार्डो डा विंसी। इसको स्काई ट्रैक्स में कोविड-19 एयरपोर्ट रैंकिंग में 5 स्टार दिया गया है। 5 स्टार। विश्व का पहला हवाई अड्डा फिमिसिनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इटली की राजधानी रोम में है, टाइबर नदी के किनारे। इसका दूसरा नाम है लियोनार्डो डा विंसी। ये पहला एयरपोर्ट है वर्ल्ड का। स्काई ट्रैक्स। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर। हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये इसकी थीम है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, एक बार इनको दिमाग में आ जाएंगे। नो नमो क्विज की 17वीं जन्म दिवस 17 सितंबर, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिन के दिन बीजेपी ने बच्चों के टेस्ट कराने तो छोड़ दिए, अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्विज प्रतियोगिता। मैं बता देता हूं आधे आंसर तो बिना क्वेश्चन पूछे ही बताओ। 17वें बर्थडे 17 सितंबर को, आप सभी को पता है कि, और प्राइस देखो, इनके हस्ताक्षरित किताब, जैसे कतई वो हो रहे, क्या नाम है, वो 4-5 नेताओं का मिक्सअप। चलिए, नरेंद्र 70.in 70.in नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ये प्रकाश जावड़ेकर पकड़ तगड़े भगते हैं। चलिए, एक क्या इनके नाम के फालतू में, लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, ओ माय गॉड, हरीश चंद्र बर्डवाल, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड किसका, ये तो तुम ही जानो। प्रधानमंत्री जी ने किस चीज में रिकॉर्ड बनाए? फेंकने में तो लग रहा खूब ही इन्होंने दुनिया को तार दिया। तो कल था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, सरकारें हिल गई। लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड। हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से इस्तीफा, शिरोमणि अकाली दल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। 17 सितंबर कल इस्तीफा दे दिया। क्या है कि फार्मर्स से संबंधित 3 इन्होंने विधेयक पास कराए हैं जो कि किसान विरोधी हैं। इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। केवीआईसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट, डिग्निटिया, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने पीएम मोदी जी के 17 सितंबर बर्थडे को सेवा दिवस के रूप में मनाया है और इसमें डिग्निटिया नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया। डिग्निटिया, इस प्रोजेक्ट में मतलब चाय और कॉफी, ओ माय गॉड। प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे पर 18,000 रुपए की लागत से एक साइकिल दी गई। उस साइकिल पर चाय और कॉफी की दुकान लगाई गई। चाय और कॉफी, ये साइकिल है और ये चाय कॉफी की दुकान है। पकोड़े और होते तो मजा आ जाता एकदम। पकोड़े होते तो पूरा वो बन जाता, एक पूरा संयुक्त रूप से नहीं बन जाता, तुम्हें नहीं लगता? और पकोड़े भी होते। इन्हें मैं दोबारा कराऊंगा, परेशान मत होना। ये इन्होंने 6 ऐसी कॉफी बेची है, कुल 17 इनको बेचनी है, 6 दिल्ली में। विराट कोहली ग्रेट लर्निंग वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी के पीजी प्रोग्राम है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। ये 10वीं में पास वास हो गए थे क्या? ये पढ़ाई के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। गुड़गांव की कंपनी है मोहन लक्ष्मण राजू, लख राजू, ये इसके फाउंडर है ग्रेट लर्निंग के। चलिए, इसमें भी कुछ क्वेश्चन अगर आप बता पाए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, ओईसीडी का, केवीआईसी का गठन कब हुआ? डिग्निटिया, देखो नाम में भी टी लगा दी, डिग्निटिया नाम में चाय लगा दी है। ये किसका प्रोजेक्ट है? डिग्निटिया। सेवा दिवस को किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का कौन सा बर्थडे मनाया गया? कौन से बर्थडे मनाया गया? भक्त दिवस। चलिए, आगे आ जाता है आपका थॉमस कप ऊबर कप। थॉमस कप और ऊबर कप, ये कब शुरुआत हुई? पिछले साल किसने जीता? कब शुरुआत हुई? पिछले साल किसने जीता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? स्पंदन ऋण योजना, ये किस राज्य सरकार की योजना है?
स्पंदन ऋण योजना यह किस राज्य सरकार की योजना है? स्पंदन ऋण योजना यह किस राज्य सरकार की योजना है? स्पंदन ऋण योजना जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दाह संशोधन यह कब से लागू हुआ, किस चीज से संबंधित है? भारत का इससे अभी क्या संबंध है? भारत का इससे अभी क्या संबंध है? बाब अल मंडब जल संधि यह किस किस को जोड़ती है? बाब अल मंडब जल संधि यह किस किस को जोड़ती है? लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी इस एयरपोर्ट को कौन सा अवार्ड मिला? यह एयरपोर्ट कहां पर है? इसका अवार्ड क्या है? इसको कौन सा अवार्ड मिला? एशिया गेम चेंजर अवार्ड भारत से किसको मिला है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड भारत की ओर से, मतलब भारत के इकलौते व्यक्ति। बीएसएफ कब स्थापना हुई? और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इनके बीच में कौन से डीजी लेवल की कौन से नंबर की वार्ता हुई है? कौन से नंबर की वार्ता हुई है? कोसी रेल महासेतु कितना बड़ा है? हालांकि कल जब इसका उद्घाटन होगा, आज होगा शायद, तब मैं इसको और बताऊंगा आपको। एनपीपीए कब बनी? इसका काम क्या है? एनपीपीए टाइटन पे चर्चा में क्यों है? हाल ही में टाइटन पे चर्चा में क्यों है? टाइटन पे ये चर्चा में क्यों है? पेशेंट सेफ्टी डे, इसकी थीम भी बतानी है। पेशेंट सेफ्टी डे, इसकी थीम भी बतानी है। पेशेंट सेफ्टी डे, इसकी थीम भी बतानी है। और ग्रेट लर्निंग कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अपने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इस तरीके से 17-18 वालों को मैं दोबारा कराऊंगा और जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा, समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन क्वेश्चंस के आंसर देना। आईएमओ 1948, 1961, 1956 के करीब में शायद केवीआईसी, डिग्निटी आईसी का प्रोग्राम है चाय कॉफी बेचने का। सेवा दिवस 17 सितंबर 17वां। 1.9 किलोमीटर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी 1997। टाइटन पे कॉन्टैक्टलेस वॉच पेमेंट करने के लिए। पेशेंट सेफ्टी डे 17 अप्रैल। पहले हेल्थ वर्कर की सेफ्टी, प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। स्पंदन ऋण योजना कर्नाटक डीसीओसी 2009 जनवरी 2009 में इसमें। बाबल मंडप लाल सागर अर्जुन की खाड़ी, लियोनार्डो दा विंसी फिमिशियानो रोम एयरपोर्ट इटली। एशिया गेम चेंजर विकास खन्ना 50वीं बीएसएफ 1965 में स्थापना। थॉमस पुरुषों का पिछली बार चाइना 1949। उबर महिलाओं का 1957, पिछली बार जापान। चलिए बच्चा, तो इस तरीके से मॉन्ट्रियल ओजोन, इस तरीके से आपके याद हो गए। अभी 8 बजे से मैथ की क्लास शुरू हो गई है, उसमें आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।